नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं और दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करते हैं। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि पीओके से लेकर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा तक क्यों मिल रही है पाकिस्तान सरकार को आम लोगों से चुनौती, कैसे इन इलाकों में जनता का विद्रोह चरम पर पहुंच गया है, क्या हुई हैं ताजा घटनाएं और ये इलाके कैसे फिसल रहे हैं पाकिस्तान के हाथों से। वहीं एपिसोड में हम बात करेंगे पश्चिम एशिया की, जानेंगे क्या रुके हुए हमलों के बीच ईरान और अमेरिका में बातचीत चल रही है, वहीं हॉर्मुज के भविष्य को लेकर क्या चल रही है कूटनीति, दोनों पक्षों से आ रहे बयान क्या कहते हैं। आपको ये भी बताएंगे कि मोरक्को से कैसे और क्यों घुसे हजारों लोग स्पेन में। होंगी और भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। ईरान का अमेरिका के साथ फिलहाल किसी भी वार्ता से इनकार, सोमवार से बातचीत शुरू होने के राष्ट्रपति ट्रंप के दावे का किया खंडन, कहा हमने नहीं की थी हमला न करने की विनती। हॉर्मुज में अस्थायी सुरक्षित नौवहन मार्ग पर सहमति के लिए ईरान ओमान वार्ता, ईरान ने कहा अमेरिकी हमले रुकने तक नहीं खुलेगा हॉर्मुज। आईआरजीसी ने हॉर्मुज के ऊपर मार गिराया अमेरिकी वायुसेना में प्रयोग होने वाला MQ-9 ड्रोन। रूस के सबसे बड़े ऑनलाइन रिटेलर वाइल्ड बेरीज के गोदाम पर यूक्रेनी हमले से हड़कंप, ड्रोन हमले के बाद विशाल गोदाम में आग और धमाके, यूक्रेन ने रूस के सैकड़ों ड्रोन मार गिराने का किया दावा। बलूचिस्तान में खारान में आग के हवाले किए गए सुरक्षा बलों के कई ठिकाने, केपी प्रांत के स्वात में थाने पर आत्मघाती हमले में अब तक 17 लोगों की मौत, टीटीपी ने ली हमले की जिम्मेदारी। पीओके में मानवाधिकार हनन की पोल खुलने के बाद बौखलाया पाकिस्तान, अल जजीरा सहित विभिन्न मीडिया संस्थानों को किया ब्लॉक, तथाकथित चुनाव के बहिष्कार और निर्दोषों की हत्या बेनकाब होने से बौखलाहट। और आइए पहली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में बढ़ते विरोध ने अब सेना और सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। रावलाकोट से उठी आंदोलन की चिंगारी अब रावलपिंडी, कराची और इस्लामाबाद तक पहुंच चुकी है। उधर खैबर पख्तूनख्वा में भी हालात काफी बिगड़े हुए हैं। प्रदर्शन, पुलिस कार्रवाई, चुनावी विवाद और विद्रोहियों के हमलों के बीच पाकिस्तान कई मोर्चों पर घिरता नजर आ रहा है। पाकिस्तान की राजनीति में भी सब कुछ ठीक नहीं है। आखिर क्यों भड़क रहा है जन आक्रोश और पाकिस्तान के लिए यह संकट कितना बड़ा है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। ये देखें, ये मुजफ्फराबाद में ये क्या खून की आली खेली जा रही है। ये देखें, ये हमारे नेता लोगों पर गोलियों की बौछार। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हो रहे उत्पीड़न, दमन और अत्याचार की गूंज रावलाकोट से निकलकर अब सेना प्रमुख आसिम मुनीर की चौखट रावलपिंडी तक पहुंच चुकी है। पीओके में सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहे मुनीर और शहबाज की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। पीओके में पिछले 2 महीनों से चल रही सेना की बर्बरता के खिलाफ रविवार को रावलपिंडी प्रेस क्लब के बाहर छात्रों ने भारी विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन उन्हें रोकने के लिए पहले से ही तैनात पुलिस की भारी नफरी ने वही रवैया यहां भी दोहराया जो रावलाकोट से मुजफ्फराबाद तक करती आ रही है। पुलिस ने छात्रों को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की और भीड़ को हटाने के लिए लाठीचार्ज भी किया। हर सूरत आप लोगों ने इस मूवमेंट को जारी रखना है। इंशाअल्लाह जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होती तब तक हम डिमांड करवाते रहेंगे, हमें इनसे कोई खौफ नहीं है। रावलपिंडी के अलावा कराची और इस्लामाबाद में भी विरोध प्रदर्शन के लिए भारी भीड़ जमा हुई। उधर रावलाकोट से मिली खबरों के मुताबिक विरोध प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों ने बीच बीच में फायरिंग की।
कल कथित विधानसभा चुनाव का ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने बहिष्कार किया तो एक बार फिर इंटरनेट सेवा पीओके में बंद कर दी गई। इमरान खान की पार्टी ने पहले ही चुनाव का बायकॉट कर रखा है, लेकिन नवाज और बिलावल की पार्टी हर हाल में चुनावी ड्रामे को अंजाम दे रही है। दोनों चरणों के कथित चुनाव के बाद दोनों पार्टियों ने एक बार फिर एक दूसरे पर धांधली और वोट चोरी का आरोप लगाया है। पीओके का कथित प्रशासन संभाल रहे मुमताज राठौर ने चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि नतीजे आने के बाद ही फैसला किया जाएगा कि उन्हें स्वीकार करना है या खारिज। उन्होंने मुस्लिम लीग नून समेत किसी भी दल के साथ मिलकर सरकार बनाने से साफ इनकार कर दिया है। वहीं अमेरिका स्थित एक पत्रिका जैकोबिन ने दावा किया है कि पीओके में हुई हत्याएं और हिंसा पाकिस्तान की प्रशासनिक व्यवस्था के अचानक विफल होने का परिणाम नहीं, बल्कि ये उस राजनीतिक व्यवस्था की झलक है जो पीओके के लोगों को अपने राजनीतिक और आर्थिक भविष्य पर सार्थक नियंत्रण से वंचित रखकर चलती है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि पीओके में इस समय पिछले कई दशकों का सबसे बड़ा जन आंदोलन चल रहा है। विरोध प्रदर्शन 5 जून से शुरू हुए थे और लगातार तेज होते गए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि आंदोलन को दबाने के लिए पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने कड़ी कार्रवाई की, जिसमें 50 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। पीओके ही नहीं, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी पुलिसिया जबर जारी है। विद्रोही और चरमपंथी इसका बार बार बंदूकों से जवाब दे रहे हैं। खैबर के स्वास जिले में एक पुलिस स्टेशन के बाहर हुए भीषण बम हमले में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई है और लगभग 2 दर्जन घायल हुए हैं। यह आत्मघाती हमला आतंकवाद के खिलाफ बुलाई गई रैली को निशाना बनाकर किया गया। उधर गठबंधन में चल रही पाकिस्तान सरकार में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। गृह मंत्री मोहसिन नकवी नए राज्यों के गठन का प्रस्ताव दे रहे हैं, जो पीपीपी और दूसरी पार्टियों को पसंद नहीं है। हालांकि सेना इसका समर्थन कर रही है, यानी हर मोर्चे पर विफल होती पाकिस्तानी सेना जल्द ही नई सरकार के रूप में कोई नया शहबाज ला सकती है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड शारदेंदु हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सर, पाकिस्तान की बात करें तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात करें या बलूचिस्तान की बात करें या केपीके की बात करें, हालात बहुत ख़राब हैं। लेकिन हम पहले पीओके की बात करेंगे। जिस तरह से पीओके में वहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को ब्लॉक कर दिया गया, उसके बाद आज हम देख रहे हैं रावलाकोट, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, सभी जगह पर ये लोग जाकर वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको वहाँ पर भी दबाया जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे पीओके की हालात को लेकर के? देखिए, सबसे पहले चंद्रशेखर जी, आप देख लीजिए, ये 2 महीने से प्रोटेस्ट चल रहा है और सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरीके से नाकामयाब है। एक ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के बंदों को पहले आपने गिरफ्तार करना शुरू किया, जब उनकी बेसिक नीड, जब वो डिमांड कर रहे थे कि उनको राशन मिले, फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिले, हेल्थ सर्विसेज मिले, वो सारी चीजें मुहैया नहीं कराई। जनमानस सड़कों पे था तो आपने उनको गोलियां दी और साथ में अपने तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस के और विंग्स को वहां डिप्लॉय किया। तो आपकी शुरू से ही मंशा उनको कुचलने की थी, ना कि उनकी मांगों को मानने की। और जिस तरीके से इलेक्शन वहां किए जाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, उनके बहुत दिनों से डिमांड थी कि जो 12 शरणार्थियों की सीट आपने अल्सवेयर से आपको इलेक्ट करके वहां भेजते हैं, वो कहीं ना कहीं उनके जो शासन में, वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में वो इंटरफेरेंस पैदा करता है। तो उसमें एक रिसेंटमेंट था, उसको रिजॉल्व करने के बजाय आपने वहां गोलियां दी। 80 से 125 लोगों को आपने मार दिया और इतने सारे लोगों को हताहत किया। टोटल ह्यूमन राइट वायलेशन, उनकी जो बेसिक नीड है आप उनको प्रोवाइड नहीं किया और साथ में आए दिन इंटरनेट बंद। हमेशा आप किस तरीके के ऑपरेशन चला रहे हैं। और अब आप अगर पीओजेके का पूरा इलाका देखें तो चाहे वो मीरपुर हो, चाहे कोटली हो, चाहे मुजफ्फराबाद हो, चाहे नीलम वैली हो, वहां तक देखिए एजिटेशन है और तमाम आज की डेट में महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वहां के लोग सड़कों पे हैं और 2 महीने का समय निकल गया, किसी भी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरीके का इलेक्शन वहां हो रहा, किस तरीके से आप नवाज शरीफ की पार्टी या पीपीपी वहां पार्टिसिपेट कर रही, लेकिन इमरान खान की पार्टी नहीं, वहां की जो लोकल जो पीओजेके की पार्टीज हैं वो उसका बहिष्कार कर रही। तो एक तरीके से एक रिग्ड इलेक्शन है, दिखावा किया जा रहा है और लोगों की नीड को अगर आप मीट नहीं करते हैं तो पाकिस्तान इसी तरीके से जलता रहेगा। आपने उनकी बेसिक नीड को नहीं मुहैया कराया और साथ में गोलियां दी और
एडिशनल पैरामिलिट्री फोर्सेस को वहां डिप्लॉय करके एक दमन चलाना चाह रहे हैं। यहीं पे असीम मुनीर फेल होते हैं, यहीं पे शहबाज शरीफ के जो एडमिनिस्ट्रेशन फेल होता है। पूरे विश्व का मीडिया पे नजर है आज की डेट में, जिस तरीके से ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहे हैं। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन को वहां पे इंटरफेयर करना चाहिए, एक तरीके का प्रतिबंध लगाना चाहिए। हम देख रहे हैं सर, अल जजीरा जैसा चैनल वहां पर ब्लॉक कर दिया गया क्योंकि वो वहां की खबर दिखा रहा था। भारत का कहना है कि ये जो वहां पर इलेक्शन चल रहे हैं ये अवैध है, पीओजे के भारत का अभिन्न हिस्सा है। सवाल यह है कि क्या इस बार जो वहां पर आंदोलन हो रहा है जेएसी की तरफ से, हाल के वर्षों में यह आंदोलन कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक, दूसरे देशों तक अपनी आवाज पहुंचाने में कामयाब हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, आप चंद्रशेखर जी, यही मेरी आशंका थी कि जिस तरीके से पीओजेके का एजिटेशन चल रहा है, जिस तरीके से वो पाकिस्तान से में अपनी बेसिक नीड को नहीं मनवा पा रहे हैं, ये इंटरनेशनल रूप ना ले लिया। जब इंटरनेशनल रूप लेगा तो तमाम इंटरनेशनल संस्थाओं का इंटरफेरेंस बढ़ेगा और फिर हिंदुस्तान का जो ये पीओजेके जो पाकिस्तान के कब्जे में है, उसको अगर इंटरनेशनलाइज आप इस तरीके से करने की मंशा रखते हैं तो एक बहुत ही खतरनाक खेल पाकिस्तान में शुरू होगा। ये पाकिस्तान के बाल्कनाइजेशन की शुरुआत होगी, क्योंकि अगर पीओजेके उनके हाथ से निकल जाता है और कहे वो हिंदुस्तान में आके मिल गया तो पाकिस्तान का जो एक नेशन का जो थ्योरी है वो पूरी तरीके से धूमिल हो जाएगा, क्योंकि बलूचिस्तान बिल्कुल अलग रास्ते पे चल रहा है, वो कभी भी इंडिपेंडेंट हो सकता है। सर, और इस सबके बीच अगर हम बात करें बलूचिस्तान की, अगर बात करें या केपीके की बात करें, जिस तरह से केपीके में कल वहां पर स्वात में हमला हुआ है, पिछले हफ्ते बजौर में वहां पर हमला हुआ था, पठान पूरी तरह से वहां पर विद्रोह कर रहे हैं, बलूचिस्तान में विद्रोह कर रहे हैं, इन दोनों स्टेट्स को लेकर के क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मेरा मानना है कि आज की डेट में पाकिस्तान एक गृह युद्ध की स्थिति में, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, उनका शासन, उनकी सेना पूरी तरीके से फेल है। खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरीके से टीटीपी लगातार हमले कर रहा है, जिस तरीके से उन्होंने पूरे उस इलाके को, खैबर पख्तूनख्वा को कंट्रोल कर रखा है, वहां सेना का प्रेजेंस ही नहीं दिखता। कभी सेना की वर्दी को पब्लिक में डिस्प्ले किया जाता है, कभी सैनिक वहां दिखाते हैं कि भाग रहे हैं अपने जी। कुछ तकनीकी दिक्कत के कारण हम आगे बात नहीं कर पा रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, ब्रेक के उस पार हम अगली खबर की ओर चलेंगे। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आपके ब्रेक के बाद। थोड़ा सा तकनीकी दिक्कत आ गई थी। ब्रिगेडियर शारदेंदु से हम आगे बात नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वो फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रिगेडियर शारदेंदु, आप अपनी बात को जारी रख सकते हैं, जो हम केपीके और बलूचिस्तान को लेकर के बात कर रहे थे। देखिए, जो केपीके और बलूचिस्तान, अगर जो उनके जो सेपरेटिस्ट है, अगर वो एक धुन में एक साथ मिल जाते हैं तो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान से अलग हो सकता है। और उन्होंने लगातार पाकिस्तान आर्मी को नाको चने चबवाए हैं। वो देखिए, जहां तक बलूचिस्तान का सवाल है, वो पूरी तरीके से उनके हाथ से निकलता चला जा रहा है। केपीके का जो इलाका है, आज की डेट में टीटीपी वहां पे पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल कर रहा है और सेना को लगातार मात दे रहा है। जिस तरीके से पाकिस्तान के सैनिक अपनी जान को वहां गंवा रहे हैं, वो दिखाता है कि कितने वेल ट्रेन्ड, वेल ऑर्गेनाइज, वेल ऑर्केस्ट्रेटेड बैटल को वो अंजाम दे रहे हैं। ये एक रेगुलर आर्मी की तरफ वहां पे लड़ाई कर रहे हैं और साथ में पाकिस्तान किसी भी तरीके का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल वहां पे इजाद करने में फेल हो रहा है। तो कहने का मतलब यह कि ये पूरा बल्कनाइजेशन का दौर वहां पे शुरू हो गया है। बलूचिस्तान निकल गया, केपीके निकल गया, पीओजेके की हालत देख रहे हैं, तो ये गृह युद्ध की स्थिति है। पाकिस्तान सिर्फ पंजाब के जो सियासतदार है, पंजाब के जो मुस्लिम है, उन्हीं पे कंट्रोल कर पा रहा है और वो भी आज की डेट में कुछ समय तक ही पाकिस्तान साथ है। जब बल्कनाइजेशन शुरू होगा तो ये 4 हिस्सों में बढ़ जाएगा। और इसकी शुरुआत देखिए, मेरा मानना है 1947 से ये ऑर्गेनिक कंट्री था ही नहीं। छोटे छोटे प्रांतों को मिला के एक कंट्री को बनाया गया, जो कि कभी भी मेन स्ट्रीम पे जुड़ा ही नहीं। हर एक स्टेट का अलग अलग किस्म से डेवलपमेंट हुआ और उसका रिजल्ट ये हुआ कि आज की डेट में चारों स्टेट, चारों डिफरेंट डायरेक्शन। सर, इस सब के बीच अब खबर ये आ रही है कि जो पाकिस्तानी सेना, जिसने पीपीपी और दूसरी नवाज शरीफ की पार्टी के साथ मिलकर के कहीं न कहीं इमरान खान की पार्टी को क्रश किया,
वो अब खुद शहबाज शरीफ से खुश नहीं है, वहां पर वो उसको बदलाव करना चाहती है। ये क्या कहेंगे पाकिस्तानी सेना को लेकर के? देखिए, पाकिस्तानी सेना जो करना चाहती है पाकिस्तान के सियासत में करती है। जिस दिन वो नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग से नाराज हो जाएगी, पीएमएल से, उनको वहां से सत्ता से हटा देगी। टीपीपी से नाराज हो जाएगी, उनको सत्ता हटा देगी। बेसिक पाकिस्तान को रन करता है वहां की आर्मी। जिस दिन असीम मुनीर चाहेंगे वो सत्ता परिवर्तन कर देंगे, मार्शल लॉ लगा देंगे। एज इट इज उन्होंने अपने आप को इम्यूनिटी ले रखी है लॉ से, तमाम तरीके की सुविधाएं, तमाम तरीके के जुडिशियल इम्यूनिटी उन्होंने अपने अमेंडमेंट करके अपने आप को हासिल कर रखा। तो प्रैक्टिकली वहां पे मार्शल लॉ ही चल रहा है, सेना का ये रिजीम चल रहा है। ये सब तो पपेट की गवर्नमेंट है। शहबाज शरीफ कितना मीडिया मानते हैं, कितनी उनकी पब्लिक से है, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है सर, हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण खबर है, उस पर अभी हम बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है। एक छोटा सा ब्रेक। सोचिए, वो तारा जो रात को टिमटिमाता है, जिसका प्रकाश निकला था लाखों साल पहले। क्या आप जानते हैं आपके सेल में छुपा है एक जीनियस कोड, डीएनए? क्या कभी सोचा है कि आपका दिल धड़कता है कैसे? विज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं है, यह है आपके आसपास। जानिए वो कैसे, जो हर क्या के पीछे छुपा है। आपकी साइंटिफिक सोच को देगा एक नया स्पार्क, जो खोलेगा एक नई दुनिया का दरवाजा। वो है साइंस स्पार्क। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अगली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच टकराव फिलहाल टलता दिख रहा है, लेकिन पश्चिम एशिया में तनाव अभी भी बरकरार है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर बड़े सैन्य हमले की योजना का दावा किया, लेकिन आखिरी वक्त पर कदम पीछे खींच लिए। वहीं ईरान ने अमेरिका से फिलहाल किसी भी तरह की बातचीत से इनकार कर दिया है, जिससे नए सवाल खड़े हो गए हैं। आखिर क्यों बदला ट्रंप का रुख, और अब इस पर पूरे घटनाक्रम का आगे क्या असर होगा? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट, और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। ईरान पर बड़े सैन्य हमले की चेतावनी से फिर पीछे हटे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ये पहली बार नहीं जब ट्रंप ने ईरान को लेकर अपना फैसला बदला है, लेकिन पश्चिम एशिया में तनाव बरकरार है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ने ईरान पर बहुत भयानक अटैक प्लान कर लिया था। ट्रंप का कहना है कि यह हमला विश्व युद्ध की तरह होता, लेकिन ईरान और दूसरे क्षेत्रीय देशों ने हमसे ऐसा न करने के लिए कहा। ट्रंप ने कहा कि ईरान के पड़ोसियों ने भी यही कहा, इसलिए हम बस ये देखेंगे कि क्या हम परमाणु हथियार खत्म करने की दिशा में कोई समझौता कर सकते हैं या नहीं। उन्होंने बताया कि सोमवार से अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थों के जरिए अप्रत्यक्ष बातचीत शुरू होगी। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि वार्ता कहां होगी और इसमें कौन शामिल होगा। उनके मुताबिक वार्ता में हॉर्मुज स्ट्रेट और ईरान के परमाणु कार्यक्रम जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। हालांकि ईरान ने अमेरिका के साथ किसी भी तरह की बातचीत होने से इनकार कर दिया। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने कहा कि अभी न तो ईरान ने कोई प्रतिनिधिमंडल अमेरिका भेजने की योजना बनाई है और न ही किसी अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल दल की मेजबानी करेगा। ईरान के बातचीत से इनकार के बाद सवाल उठता है कि दोनों देशों के बीच आखिर चल क्या रहा है। अचानक ट्रंप ने इतनी बड़ी धमकी देने के बाद अपना हाथ क्यों खींच लिया? अमेरिकी मीडिया के मुताबिक हमले की घोषणा के बाद ट्रंप ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से बात की थी। अमेरिका की चेतावनी के बाद ईरान ने भी साफ कर दिया था कि बराबर का जवाब दिया जाएगा। ईरानी विदेश मंत्री ने तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब के अधिकारियों से बातचीत में कहा था कि अगर हमला हुआ तो खाड़ी देशों के तेल और गैस ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। ईरानी मीडिया में भी कहा जा रहा था कि संभावित जवाबी कार्रवाई के लिए खाड़ी देशों के ऊर्जा ठिकानों की सूची तैयार कर रखी है। इसमें सऊदी अरब के घवार ऑयल फील्ड, अबकैक तेल प्रसंस्करण और खुरैस ऑयल फील्ड, जबकि यूएई में जाकुम ऑयल फील्ड और रुएस, वहीं कतर के रिफाइनरी नॉर्थ फील्ड गैस क्षेत्र और रास लफान एलएनजी परिसर संभावित हमले की लिस्ट में शामिल बताए जा रहे हैं। बहरहाल हमला टला है, तनाव नहीं। विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही को लेकर कोई स्पष्ट समझौता नहीं होता, तब तक इसे स्थायी तनाव में कमी नहीं माना जा सकता।
ईरान का कहना है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ओमान के साथ बातचीत जारी है और अस्थायी आवाजाही सुनिश्चित करने की दिशा में कुछ प्रगति हुई है। हालांकि उन्होंने कहा कि सिर्फ ओमान के साथ समझौता होने से स्ट्रेट नहीं खुलेगा। जब तक अमेरिका की आक्रामक कार्रवाई जारी रहेगी, तब तक मौजूदा स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा। इस बीच ईरान ने हॉर्मुज में MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराने का दावा किया। इस सब के बीच हमले टलने से तेल के दामों में थोड़ी कमी देखी जा रही है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड शारदेंदु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम जानेंगे। शारदेंदु जी, एक अच्छी खबर है कि हमले वहां पर नहीं हो रहे हैं, लेकिन ये कब तक चलेगा? और दूसरा, बातचीत को लेकर के बड़ी अनिश्चितता है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि सोमवार से बातचीत शुरू होगी, ईरान मना कर रहा है। हालांकि ये ईरान का पुराना पैटर्न है, वो अंतिम समय तक बातचीत से मना करते रहता है। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए चंद्रशेखर जी, एक मेरा मानना है कि बैकडोर डिप्लोमेसी तो हमेशा से चलती रही है। अमेरिका का अगर पूरा स्टैंड देखे तो वो स्ट्राइक करता है और अपने डायलॉग और डिप्लोमेसी के रास्ते को भी हमेशा खुला रखता है। वो बड़े बड़े बयान देता है, लेकिन अगले ही दिन डिप्लोमेसी की भी बात शुरू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका को भी इस युद्ध से निकलना है, वो बहुत कुछ अचीव नहीं कर पा रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा फंसा हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ईरान के न्यूक्लियर प्लान को लेके। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को देखे ईरान तो चाहता है वो ओपन जरूर कर देगा, लेकिन उसके जितने भी जहाज वहां से गुजरेंगे उसका सर्वेलेंस, उसका इंटेलिजेंस, उसकी मॉनिटरिंग वो करना चाहता है। उसको शक है कि अगर उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया तो इस बार अमेरिका के जंगी बेड़े वहां पे आके अपना डेरा डाल लेंगे और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान का वर्चस्व है उसको कंप्रोमाइज होना पड़ेगा। लिहाजा ये किसी भी हालत में IRGC नहीं चाहता है। और दूसरी तरफ अमेरिका ये एश्योरेंस चाहता है कि किसी भी हालत में ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को इंस्टॉल कर दिया जाए, उस पर ऐसा एक निर्णय लिया जाए या सहमति बने जिससे कि ईरान आगे अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट ना करे। तो दोनों ही चीजें संभव है। जहां तक टोल का सवाल है, ये एक टेम्परेरी एक्शन ईरान ने लिया है। मेरा मानना है जैसे जैसे वार्ता आगे चलेगी वो टोल की बात छोड़ देगा, लेकिन सर्विलेंस वो जरूर रखना चाहेगा, क्योंकि मेरा मानना है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आज की डेट में वर्ल्ड मैप पे आ गया है। अमेरिका आगे आने वाले दिनों पे इस पे कंट्रोल करना चाहेगा। इसी के तहत वो खर्ग आइलैंड और कासिम आइलैंड पे लगातार बमबारी करता है, वहां के पोर्ट सिटी को डिस्ट्रॉय करता है, वहां के लॉन्चिंग साइट, मोबाइल लॉन्चिंग साइट को डिस्ट्रॉय करता है। तो ये कहीं ना कहीं वजह बनती है। सर, यहाँ पर एक सवाल ये उठता है, क्या डोनाल्ड ट्रंप ने इसलिए कदम पीछे खींचे बड़े हमले से कि वो कहते हैं कि जो खाड़ी के देश हैं उन्होंने ऐसा कहा था, या कुछ और कारण था इसके पीछे? नहीं, इसके पीछे आप जो कारण बता रहे हैं बिल्कुल मैं भी उसको मानता हूं कि सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कुछ दिन पहले उनसे टेलीफोन पे बात की थी, रिक्वेस्ट किया था अगर नहीं हुआ तो ईरान देखिए तमाम एलाइज के मिलिट्री स्टेशन पे हमला कर रहा है, जिसमें सऊदी अरेबिया है, जॉर्डन है, कुवैत से तो ये भी रिपोर्ट आई है चंद्रशेखर जी कि अमेरिकन ट्रूप्स वहां से विड्रॉ करके जॉर्डन की तरफ या वहां से निकलते चले जा रहे हैं। बहरीन में 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर का क्या हाल ईरान ने कर दिया। तो ईरान अमेरिका को डायरेक्ट हर्ट ना करके जो उनके मित्र देश हैं खाड़ी में उसको लगातार क्षति पहुंचा रहा, और उसका डिमॉन्स्ट्रेशन देखिए आज की डेट में रेड सी का बाब अल मंदेब भी वनरेबल है, स्वेज कैनाल पे भी उसकी स्ट्राइक रेंज है, क्योंकि उसने इजिप्ट के पोर्ट जो मेडिटेरियन सी में खुलते हैं उसको भी स्ट्राइक करके दिखा दिया। तो एक तरीके से पूरा गल्फ रीजन ईरान के स्ट्राइकिंग रेंज में ये सबसे बड़ी वजह। और तमाम एनर्जी सोर्सेज में जब वो हमला करेगा तो कितना एनर्जी का लॉस होगा, कितने वहां क्षति पहुंचेगी, इससे क्राउन प्रिंस ने भी बात की है। ओमान और कतार लगातार अमेरिका के टच में, और यूएई ने कहीं ना कहीं यूएई भी इसमें एक रोल प्ले कर रहा है। ये सारा प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप ने इसलिए काम किया और इसीलिए उन्होंने हमले को डिले किया, खत्म नहीं किया। अगर ईरान के हमले जारी रहे इसी तरीके से, जैसे आज उन्होंने MQ-9 ड्रोन को मार गिराया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, इसी तरीके हमले जारी रहे तो फिर अमेरिका स्ट्राइक करेगा। और अमेरिका किस एक्सटेंट तक स्ट्राइक करेगा उसका रिजल्ट ग्राउंड पे नहीं कमेंसरेट हो रहा है, क्योंकि ईरान बड़ा देश है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ठीक है सर, ये काफी महत्वपूर्ण होगा देखना कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस इलाके में शांति आएगी तो उसका फायदा पूरी दुनिया को होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। और आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।
उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को से स्पेन के स्यूटा में अवैध तरीके से घुसने के प्रयास में मरने वालों की संख्या 72 पहुंच गई है। हालांकि शहर के मुर्दाघर में 88 शव रखे गए हैं, जिनकी पहचान अभी जारी है। समुद्र के रास्ते हो रही इस भारी घुसपैठ को रोकने के लिए स्पेन ने अपनी सीमा पर फ्लोटिंग बैरियर तैनात कर दिया है और पूरे इलाके में सुरक्षा सख्त कर दी है। गुरुवार को एक अफवाह के चलते लगभग 60,000 मोरक्को वासियों ने समुद्र के रास्ते स्यूटा के तराजाल तट से जबरन प्रवेश का प्रयास किया था। स्पेन प्रशासन की सख्ती के कारण करीब 50,000 लोग मोरक्को वापस लौट गए। जापानी मुद्रा येन में लगातार गिरावट को रोकने के लिए अमेरिका और जापान ने मिलकर बड़ा कदम उठाया है। अमेरिकी ट्रेजरी ने बाजार में हस्तक्षेप कर येन की कीमतों को स्थिर करने की कोशिश की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे दोनों देशों की दोस्ती का संकेत बताया। जापान की वित्त मंत्री सत्सुकी कातायामा के मुताबिक करीब 15 साल बाद पहली बार अमेरिका और जापान ने मिलकर करेंसी मार्केट में ये कार्रवाई की है। यह कदम तब उठाया गया जब 23 जुलाई को येन डॉलर के मुकाबले करीब 40 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया था और इसकी कीमत 163.99 येन प्रति डॉलर तक गिर गई। म्यांमार की पूर्व नेता और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आंग सान सू की ने सोमवार को इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस के प्रतिनिधि अनोद डी बेक से मुलाकात की। 81 वर्षीय सू की फरवरी 2021 से सेना की हिरासत में है। सैन्य तख्ता पलट के बाद उनकी चुनी हुई सरकार को हटा दिया गया था। कई वर्षों से सू की सेहत और उनके ठिकाने को लेकर सवाल उठते रहे हैं। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार ये मुलाकात राजधानी नेपीडा में हुई है। हालांकि ICRC ने बैठक को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। सूडानी सेना ने रविवार को पश्चिमी दारफुर में पैरामिलिट्री फोर्स RSF के कंट्रोल वाले एक पारंपरिक कोर्ट पर ड्रोन से हमला किया, जिसमें 35 लोग मारे गए और कई अन्य लोग घायल हो गए। यह हमला रविवार को स्थानीय समय के अनुसार दोपहर करीब 1 बजे गारा अल जवाया गांव के कोर्ट पर हुआ, जब आम नागरिक कई स्थानीय मामलों और विवादों की सुनवाई में शामिल होने के लिए वहां जमा हुए थे। हमले में कोर्ट की इमारत को भी नुकसान पहुंचा। यह हमला RSF प्रमुख मोहम्मद हमदान डगलो के उस बयान के कुछ दिन बाद हुआ है, जिसमें उन्होंने अपने लड़ाकों से सेना के खिलाफ लड़ाई में पूरी ताकत से उतरने की अपील की थी। अमेरिका के वाशिंगटन राज्य के स्पोकेन शहर में जंगल की आग का खतरा मंडरा रहा है, जिसके चलते करीब 60,000 लोगों को वहां से स्थानांतरित करने के आदेश जारी किए गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक आग से 600 से ज्यादा इमारतें जलकर खाक हो गई हैं। हालांकि अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। स्पोकेन की मेयर लिसा ब्राउन ने इसे क्षेत्र की सबसे भीषण प्राकृतिक आपदा बताया है। वहीं वाशिंगटन के गवर्नर ने पूरे राज्य में इमरजेंसी घोषित कर दी है। पूरे वाशिंगटन में 2,50,000 एकड़ से ज्यादा जमीन आग की चपेट में है।